हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएस फैन हब। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2024 में जो हमारे नेट का एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम जो हमारा नेट इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसके हम पी बाई क्यू कवर करेंगे। और ये जो हमारा 2023 में जून में हुआ था, उसके हम पी बाई क्यू कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम पी बाई क्यू कवर करेंगे। तो फ्रेंड, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल रिसर्च एंड एम्पिरिकल रिसर्च। ये बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन, यानी नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये बता रहे हैं कि किन में जो है, एक में बता रहा है कि क्या अंतर है कंसेप्चुअल रिसर्च में, ठीक है, कंसेप्चुअल जो रिसर्च होता है उसमें क्या डिफरेंस है, एंड जो एम्पायरिकल रिसर्च है उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बात कर रहा है, अब हमें बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए ये अगर हम इसमें डायरेक्ट इसके आंसर की ही बात करते हैं तो ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके आंसर भी बड़ा लेंदी ही होते हैं। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर की ही बात करेंगे, ठीक है, यानी ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो देखिए जो इसमें करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। और ए वाला जो करेक्ट आंसर है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो कंसेप्चुअल रिसर्च और जो एम्पायरिकल रिसर्च है इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं कि कह रहा है कि द फार्मर ऑफ द टू इज रिलेटेड। कह रहा है कि जो पहले की दो जो चीज़ें होती हैं वो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। टू सम अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, यानी कुछ ऐसी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं, और थ्योरी हो सकती हैं। एंड द लेटर रिलाइज, और लेकिन जो बाद वाली जो होती हैं वो रिलाइज करती हैं ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन। लेकिन जो बाद वाली जो उनके चीज़ें होती हैं वो रिलाइज डिपेंड करती हैं उनके एक्सपीरियंस पर कि किस तरीके से कंसेप्चुअल रिसर्च का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड और जो एम्पायरिकल रिसर्च है उसका एक्सपीरियंस है। एंड ऑब्जर्वेशन अलोन, अलग अलग तरीके से इनका जो ऑब्जर्वेशन होता है उस पर ये डिपेंड करती हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर समझ में ये आता है कि ये कह रहा है कि जो पहले ही जो दो चीज़ें हैं वो रिलेटेड करती हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और थ्योरी हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किसमें, कंसेप्चुअल रिसर्च में और एम्पायरिकल रिसर्च में। लेकिन बाद में कैसे अंतर कहाँ से शुरू होता है, लेकिन एंड लेटर रिलाइज, लेकिन जो लेटर है बाद वाली जो चीज़ें हैं वो रिलाइज करती हैं, डिपेंड करती हैं ऑन एक्सपीरियंस पर, और जो ऑब्जर्वेशन होता है उस पर ये डिपेंड करती हैं, दोनों की अलग अलग, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर डायलॉग ऑफ प्लेटो। इसमें ये कह रहा है कि ये नीचे चार चीज़ें दी गई हैं या फिर डायलॉग हैं, इनमें से कौन सा मेजर डायलॉग नहीं है प्लेटो का। तो देखते हैं, पहला दिया है क्रीटो, दूसरा है फेडो, जो तीसरा है वो सिम्पोजियम है, और जो चौथा है वो मेटाफिजिक्स है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए साफ साफ हमें पता चल रहा है, अगर यहाँ पर हम आंसर ना भी होता तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर देखिए मेटा जो फिजिक्स है ये वर्ड प्लेटो के द्वारा नहीं यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब मेटा फिजिक्स क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए मेटा फिजिक्स वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए मेजर डायलॉग ऑफ प्लेटो, ठीक है, यानी जो मेटाफिजिक्स है वो मेजर डायलॉग नहीं में जाना जाता है किसका, प्लेटो का। रादर इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ कलेक्टिव टाइटल ऑफ द फोर्टीन बुक्स बाय अरिस्टोटल। लेकिन ये लिया गया है, किससे लिया गया है, जो ये कलेक्टिव बुक है टाइटल 14 बुक्स ऑफ अरिस्टोटल, जो अरिस्टोटल की बुक है, दैट वी करंटली थिंक ऑफ एज ए मेकिंग अरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स, यानी जो करेंटली तरीके से हमको वो क्या करती है, थिंक करती है ऑफ एज ए मेकिंग अरिस्टोटल्स मेटाफिजिक्स, जैसे कि अरिस्टोटल को मेटाफिजिक्स ये बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लेटो का मेटाफिजिक्स ना होकर यह वर्ड किसका है, ये अरिस्टोटल का है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। गुड, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट इसके नीचे जो हैं
वो हम और भी देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया है कि जॉन ड्राइडन इन हिज डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693 said that जॉर्डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यहाँ पर देखिए, जॉन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है कि जॉर्डन इन हिज पोइट्री अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। ये जॉन ड्राइडन ने कहा है, ठीक है। ये किसमें कहा है? जो डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693 था उसमें कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि लिटरेरी क्रिटिक एंड पोइट सैमुअल जॉनसन फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म। अब ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो मेटाफिजिक्स नाम का जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने ये कॉइन किया था? ये देखिए, सैमुअल जॉनसन ने ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कॉइन किया था। और किसमें कॉइन किया था? कौन सी इसमें कौन सी इनकी बुक है? लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट 1779, ठीक है, 1779 टू 81, इसमें इन्होंने कॉइन किया था। तो दोनों ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ बैरिल बैरिल बैनब्रिज। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि जो बैरिल बैनब्रिज हैं, इनका पहला नॉवल क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे ऐसे राइटर देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे पोइट देखने को मिलेंगे जिसका आपने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि नेट के ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डीपली पूछते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डीपली ही स्टडी की जाती है, तभी नेट या फिर जेआरएफ क्रैक होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो बैरिल बैनब्रिज है, इनका फर्स्ट नॉवल क्या है? तो इनका फर्स्ट जो नॉवल है वो कौन सा? अ वीकेंड विद क्लाउड है, ठीक है। कौन सा है? अ वीकेंड विद क्लाउड, यानी यहाँ पर बी वाला इनका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? कह रहा है कि बैरिल बैनब्रिज, डेम बैरिल मार्गरेट बैनब्रिज, इनका ये पूरा नाम क्या है? डेम बैरिल मार्गरेट बैनब्रिज, 1932 टू 2010, यानी अब 1932 में ये पैदा हुए थे, और हाल ही में अभी 14 साल पहले इनकी डेथ हुई है, 2010 में। वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है, नॉन फॉर हर साइकोलॉजिकली एस्ट्यूट पोर्ट्रायल्स ऑफ लोअर मिडल क्लास इंग्लिश लाइफ, ठीक है। तो ये इसके लिए जाने जाते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है इंग्लिश लाइफ की, तो उसके उसके रूप में इन्होंने बहुत सारे नॉवलिस्ट भी लिखे हैं, तो उनके लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो ये फीमेल राइटर हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन लियर अ प्ले ऑन अडेप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स किंग लियर। यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो लियर लियर नाम का एक प्ले लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? और जो अडेप्टेशन है, मतलब इसे अडेप्ट किया गया है कहाँ से? इस जो शेक्सपियर का किंग लियर है उससे अडेप्ट किया गया है। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये प्ले किसने लिखा हुआ है? एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा हुआ है, ठीक है। किंग लियर तो जानते हैं शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, लेकिन उसी का एक लियर वहाँ से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया उसको, नाम को, ठीक है। तो एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है। कुछ पॉइंट इन्होंने दिए हैं। कह रहा है कि लियर इज ए 1971 थ्री एक्ट प्ले, यानी जो एडवर्ड बॉन्ड हैं, इन्होंने लियर नाम का जो प्ले लिखा था वो 1971 में लिखा था। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कितने एक्ट हैं? इसमें थ्री एक्ट हैं, ठीक है, थ्री एक्ट प्ले है। द ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एडवर्ड बॉन्ड, ये ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है। कौन? एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड ने लियर नाम का प्ले लिखा था, एडवर्टाइजन है शेक्सपियर के किंग लियर का, और 1971 में ये आया था, और ये थ्री एक्ट प्ले है, ठीक है। आप ये जान सकते हैं। इट इज़ अ री राइट ऑफ विलियम शेक्सपियर किंग लियर, इन्होंने क्या किया था? री राइट किया था। जो किंग लियर था विलियम शेक्सपियर का, उसको री राइट किया। द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन 1771, और जो प्ले है, ये पहली बार कहाँ? रॉयल कोर्ट थिएटर में 1971 ईस्वी में प्ले किया गया था। फीचरिंग हैरी एंड्रयूज इन टाइटल रोल, और जो टाइटल रोल में कौन थे? हैरी एंड्रयूज थे, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, एडवर्ड बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जो एडवर्ड बॉन्ड है इनसे रिलेटेड, और जो इनका प्ले है क्लियर उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें बताना है, कह रहा है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। तो फ्रेंड देखिए, जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ये मैचिंग बहुत कराते हैं। उसमें दो लिस्ट दे देते हैं, लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड। तो उसमें ये लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से ये क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। तो ये इस तरीके के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह कह रहा है कि प्रताप शर्मा किससे रिलेटेड हैं, श्री वाकस। यहाँ पर आसिफ जो किम बॉय हैं ये मीरा लिखा हुआ है, ठीक है। गुरचरण दास टच ऑफ ब्राइटनेस और निसिम इजेकिल अ हंगरी वंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि विच वन ऑफ द करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम इसमें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इनकी अगर मैचिंग करें तो जो प्रताप शर्मा हैं इन्होंने कौन सा लिखा था, अ टच ऑफ ब्राइटनेस इनका है, ठीक है। यानी ये टच ऑफ ब्राइटनेस किसका है, ये प्रताप शर्मा का है, ठीक है। फिर देखिए जो आसिफ करीम बॉय हैं, ठीक है, जो आसिफ करीम बॉय हैं इन्होंने कौन सा लिखा था, द हंगरी वंस लिखा था, ठीक है। तो हंगरी वंस इनका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दो ऑप्शन मिल गए हैं, ठीक है। कौन कौन से मिल गए हैं, यानी ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रताप शर्मा है इन्होंने अब टच ऑफ ब्राइटनेस लिखा है। और आसिफ जो करिम्बुआई हैं इन्होंने कौन सा लिखा है, द हंगरी वंस लिखा हुआ है। यानी पहले का तीसरा ढूंढना है, तो पहले का यानी ए का तीसरा किस में है, ए का तीसरा इसमें है, ठीक है, इसमें भी है। और ए का तीसरा इसमें भी है। यानी दो तो हमारे ऑप्शन इस तरीके से कट गए। देखिए ए में भी जो पहला ए वाला है उसमें एक तीसरा नहीं है, और बी वाले में भी एक तीसरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा दो कट जाएंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि आसिफ क्रमवाय, यहाँ पर क्या है, बी का चौथा है। तो बी का चौथा किस में है, बी का चौथा इसमें भी है, बी का चौथा यानी इसमें भी है। तो ये हमारे अभी दोनों बच जाएंगे। फिर क्या देखें, गुरचरण दास, ठीक है। गुरचरण दास का क्या है, गुरचरण दास का क्या है, मीरा। तो गुरचरण दास का मीरा है। तो इसका मतलब सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का दूसरा किस में दिया गया है, तो सी का दूसरा हमारा डी वाले में दिया गया है, और सी वाले में नहीं है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निस्सी म्यूजिकल का क्या बचा, स्लीव्स वॉकर बचा, ठीक है। तो इस तरीके की हमारे चारों ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो डी वाला हमारा हो जाएगा, यानी ए का तीसरा है प्रताप शर्मा का, क्या हो जाएगा, अ टच ऑफ ब्राइटनेस। आसिफ करीम बॉय का क्या हो जाएगा, द हंग्री वन। गुरचरण दास का मीरा हो जाएगा, निस्सी म्यूजिकल का स्लीव वॉकर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फॉलोइंग लाइंस आर फ्रॉम वन ऑफ द पोइम्स ऑफ डी एच लॉरेंस। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे लाइन दी गई है वो डी एच लॉरेंस की किसी एक पोइम की लाइन है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द पोइम, हमें उनकी पोइम में से वो पोइम पहचाननी है कि जिसमें ये लाइन दी गई है। क्या कहते हैं, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो लाइनें हैं, तो ये डी एच लॉरेंस हैं उनकी कौन सी पोइम से ली गई हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली पोइम है, क्या है, बेट है। दूसरी पोइम क्या है, स्नेक है। तीसरी पोइम कौन सी है, मस्क्यूटोज है। चौथी पोइम हमारी है, साइप्रेस है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें 6 नंबर में, तो यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ना, कौन सी, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विद वन ऑफ द अलॉट्स ऑफ लाइफ, एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट। तो यहाँ पर ये पेटीनेस, तो ये किसका हो जाएगा, ये स्नेक की लाइनें हैं, ठीक है। जो स्नेक नाम की जो पोइम है इनकी, डिच लॉरेंस की, तो उसकी ये लाइनें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस डायरिस्ट। यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा फेमस डायरिस्ट था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस एज अ डायरिस्ट। यानी यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस एज अ डायरिस्ट, यानी इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन एक डायरिस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पर जॉन एवलिन थे, या फिर जॉन बनियान थे, अर्ल ऑफ रॉकेस्टर थे, या फिर रॉबर्ट वॉकर थे। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फेमस डायरिस्ट थे वो कौन थे, जॉन एवलिन थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी जो जॉन एवलिन थे ये फेमस डायरिस्ट थे, तो यहाँ पर ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंजाइन बुक्स वर प्रोसिक्यूटेड फॉर obscenity and later acquitted for publishing a novel of D.H. Lawrence that makes a frank description of sex and an uncompromising use of four letters word. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइटल ऑफ द नॉवल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक पेंजाइन बुक्स थी जो प्रोसिक्यूटेड हो गई थी, ठीक है, बुक्स थी जो प्रोसिक्यूटेड कर दी गई थी उनकी ऑब्सकेनिटी के लिए। बाद में उनको क्वाइटेड कर दिया गया पब्लिशिंग के लिए। आप नॉवल जो था डी एच लॉरेंस का, जो एक फ्रैंक डिस्क्रिप्शन है उसमें सेक्स का और अनकम्प्रोमाइजिंग यूज जो हुए हैं फोर लेटर्स। तो यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा नॉवल है इनका। सन्स ऑफ एंड लवर्स है, द वाइट पीकॉक है, लेडी चैटरलीज लवर्स है, या फिर वीमेन इन लव है। तो यहाँ पर 8 नंबर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो हमारा सी लेडी चैटरलाइज जो लवर है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है देख लेते हैं। देखिए हमारा, देखिए क्या है, लेडी चैटरलाइज लवर इज द लास्ट नॉवेल बाय इंग्लिश ऑथर डी एच लॉरेंस। यानी क्या है, जो लेडी चैटरलाइज है ये लवर यानी एक लास्ट नॉवेल है किसका, जो डी एच लॉरेंस है उनका लास्ट नॉवेल है। ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट नॉवेल डी एच लॉरेंस का क्या है, तो आप यहाँ पर बता देना है कि लेडी चैटरलाइज है, ठीक है। आगे देखिए, पेंजियन बुक्स वर प्रोसिक्यूटेड फॉर obscenity and later acquitted for publishing this novel of Lawrence that make a frank description of sex and uncompromising use of four letters word, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड प्राइवेटली इन 1928 और पहली बार ये कब पब्लिश हुआ था 1928 में प्राइवेटली तरीके से, और बाद में इसे इटली में 1929 में पब्लिश हुआ और फ्रांस में भी इसी डेट में पब्लिश हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं, द बुक वॉज बैंड फॉर ऑब्ससेनिटी इन यूनाइटेड स्टेट, यानी इसे बुक को बैन कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट में। ऑब्ससेनिटी इसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। कनाडा में भी बैन किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में भी बैन किया गया था, इंडिया में भी बैन थी, जापान में भी बैन थी और यूनाइटेड किंगडम में भी बैन थी। कब तक थी, 1960 तक ये बैन रही। फिर क्या हुआ देखिए, कह रहा है कि द नोबल रिवॉल्व्स अराउंड कैनी रेड। क्या हुआ, ये जो नोबल है रिवॉल्व्स इसने किया लगभग कैनी रेड में। द फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी एंड लवर जो है मेलोर्स विद होम शी हैव सेक्स टू हैव अ फिजिकल प्लेजर बिकॉज हर हस्बैंड वाज पैरालाइज्ड फ्रॉम द वेस्ट डाउन इन अ वार। इसमें क्या दिखाया गया है कि जो नोवेल है ये रिवॉल्व करता है, घूमता है। जो कॉनी रेड होती है एक फीमेल कैरेक्टर होती है, प्रोटेगनिस्ट होती है, उसका लवर कौन होता है, मेलर्स होता है, जो कि उसका फिजिकल अफेयर होता है, संबंध होता है उसके साथ, ठीक है। और वो मैरिड वुमेन होती है, लेकिन उसका जो हस्बैंड होता है वो कैसा होता है, पैरालाइज्ड होता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इसी तरीके से करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच पोएट्री एंथोलॉजीज हैव नॉट बीन रिटन बाय फिलिप लार्किन। यहाँ पर कह रहा है कि विच पोएट्री एंथोलॉजीज, यानी यहाँ पर कौन सी पोएट्री का जो एंथोलॉजी का मतलब तो होता है बुक, कलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है, यानी बुक कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैव नॉट बीन रिटन, यानी कौन सा नहीं लिखा गया है फिलिप लार्किन के द्वारा। द नॉर्थ शिप, द लेस डिसीव्ड, द वाइटसन वेडिंग्स, द डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनमें से कौन सा नहीं लिखा गया है, तो ये हमें बताना है। तो 9 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट ये नहीं लिखा गया है, और कौन सा नहीं लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नहीं लिखा गया है। तो डी और ई किसमें है, तो डी और ई डी वाला ही ऑप्शन में है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी और ई, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये नोवेल किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो देखिए द नॉर्थ शिप 1945, द लेस डिसीव्ड 1955, द वाइट मैन वेडिंग्स 1964 आर पोएट्री एंथोलॉजी रिटन बाय फिलिप लार्किन, ये फिलिप लार्किन के द्वारा लिखे गए थे। लेकिन डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट 1966 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाय सैमुअल हेनरी एंड डब्ल्यू बी ईट्स, ये डब्ल्यू ईट्स के द्वारा और सैमुअल हेनरी के द्वारा लिखे गए थे, सॉरी सेमस हेनरी के द्वारा लिखे गए थे। तो यहाँ पर हमारा ए डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर फिर से मैचिंग करा रहा है 10 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले आपको बताया कि ये नेट के एग्ज़ाम में मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा मैचिंग में सही होगा, ठीक है फ्रेंड। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा कह रहा है कि जो क्रिस्टोफर हिल हैं उनका वर्क क्या है, कैथरीन बेल्सी हैं उनका वर्क क्या है, EMW डिलियार्ड इनका वर्क क्या है, टॉमस एंड कॉन इनका वर्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 10 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो क्रिस्टोफर हिल हैं इनका वर्क है मिल्टन एंड द इंग्लिश रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है कैथरीन बेल्सी, तो कैथरीन बेल्सी यानी जो कैथरीन बेल्सी हैं तो इनका जो वर्क है वो है जॉन मिल्टन लैंग्वेज जेंडर पावर। तो यहाँ पर जो बी है इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या EMW टिलियर्ड, तो EMW टिलियर्ड के सी का क्या हो जाएगा, इन्होंने लिखा हुआ है मिल्टन, तो यहाँ पर हमारा इनका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। थॉमस एंड कॉन, तो इनका एक ही बचा कौन सा, सेकंड वाला मिल्टन लैंग्वेज, तो इनका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है जिसमें भी हो 4 3 1, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 किस में है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं 4 3 2 1, सॉरी 4 3 1 2, 4 3 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए 4 3 1 2 किस में है, 4 3 1 2, तो यहाँ पर हमारा ए वाले में ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए आज के जो हमारा वीडियो था इसमें हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं बहुत ही डिटेल टाइप से। तो ये फ्रेंड आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड अगर तो फ्रेंड जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।